नमस्कार। कभी सोचा है कि एक इतना बड़ा विशाल पेड़ जो इतना ठोस और भारी है, आखिर वो बनता किस चीज से है? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा मिट्टी से, पानी से, है ना? पर सच तो ये है कि उसका ज्यादातर वजन हवा से आता है। जी हाँ, हवा से। आज हम उसी अविश्वसनीय प्रक्रिया को समझने वाले हैं जिससे पौधे सचमुच में हवा से खुद को बना लेते हैं। तो यही वो बड़ा सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बात घूमेगी। आखिर एक पौधा हवा में मौजूद एक मामूली सी अदृश्य गैस को उस चीज में कैसे बदल देता है जिससे उसकी पत्तियां बनती हैं, उसका तना बनता है, फल बनते हैं। इसका जवाब बायोलॉजी की सबसे शानदार प्रक्रियाओं में से एक में छिपा है और उसका नाम है केल्विन साइकिल। ठीक है, तो चलिए इस प्रक्रिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। देखिए, इसका सबसे पहला सबसे जरूरी मिशन है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को पकड़ना। और ये मिशन कहाँ चल रहा है? हर पौधे की पत्ती के अंदर एक बहुत ही छोटी सी जगह में, जिसे क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रोमा कहते हैं। बस इसे ऐसे समझिए कि ये एक छोटी सी मॉलिक्यूलर फैक्ट्री है जो बिना रुके लगातार काम कर रही है। इस पूरी प्रक्रिया का जो पहला और सबसे जरूरी कदम है, उसे कहते हैं कार्बन फिक्सेशन। अब फिक्स करने का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को लेना और उसे एक ठोस, इस्तेमाल करने लायक मॉलिक्यूल में, कह सकते हैं, लॉक कर देना। यही पूरी प्रक्रिया की नींव है। हवा को एक ठोस चीज में बदलने का ये पहला सबसे अहम कदम है। और ये कार्बन पकड़ने का काम कौन करता है? यहाँ एंट्री होती है हमारे हीरो की, एक एंजाइम जिसका नाम है रुबिस्को। यही है जो हवा से CO2 को पकड़ता है। और मजे की बात यह है कि रुबिस्को शायद धरती पर सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला एंजाइम है। हर पौधे में ये लगातार काम कर रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर हीरो की कोई ना कोई कमजोरी होती है और रुबिस्को की ये कमजोरी आगे चलकर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ लाने वाली है। अब देखिए, केल्विन साइकिल में वैसे तो 1 दर्जन से भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्टेप्स होते हैं, पर घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हम इसे आसानी से समझने के लिए एक नाटक की तरह 3 आसान हिस्सों में बांट सकते हैं। समझिए कि ये एक अकेले कार्बन एटम का सफर है, जिसे एक मॉलिक्यूलर फैक्ट्री के अंदर एक नया रूप दिया जा रहा है। तो पहला एक्ट है फिक्सेशन। यहाँ पर रुबिस्को हवा से CO2 को पकड़ लेता है। दूसरा एक्ट है रिडक्शन। यहाँ पर ATP और NADPH जैसी एनर्जी करेंसी का इस्तेमाल होता है और उस पकड़े हुए कार्बन को एक छोटे से 3 कार्बन वाले शुगर में बदल दिया जाता है। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे जरूरी एक्ट, रीजेनरेशन। मतलब फैक्ट्री खुद को रीसेट करती है। जो नई शुगर बनी है ना, उसका ज्यादातर हिस्सा वापस उसी 5 कार्बन वाले स्टार्टर मॉलिक्यूल को बनाने में लग जाता है, ताकि ये साइकिल बार बार चलती रह सके। अच्छा, हमने रिडक्शन और रीजेनरेशन में एनर्जी के इस्तेमाल की बात तो की, पर सवाल ये उठता है कि इस शुगर फैक्ट्री को चलाने के लिए ये बिजली, मतलब ये एनर्जी आ कहाँ से रही है? क्योंकि इन स्टेप्स में बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है और जाहिर है ये एनर्जी कहीं और से ही आ रही होगी। और यहीं पर फोटोसिंथेसिस का दूसरा हिस्सा काम आता है। देखिए, केल्विन साइकिल खुद सीधे लाइट का इस्तेमाल नहीं करती, इसीलिए इसे लाइट इंडिपेंडेंट या डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस पर निर्भर है। ये रिएक्शंस पौधे के पावर प्लांट की तरह काम करती हैं। ये सूरज की रोशनी को पकड़कर ATP और NADPH नाम की रिचार्जेबल बैटरीज को चार्ज करती हैं। और फिर यही चार्ज की हुई बैटरीज केल्विन साइकिल की शुगर फैक्ट्री को पावर देती हैं। हम में से ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज बनता है ना? पर ये पूरी कहानी नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि इस साइकिल से असल में निकलता क्या है। और इसका जो हिसाब किताब है ना, वो काफी चौंकाने वाला है। इससे एक बहुत बड़ी गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। अब यहाँ पर हिसाब किताब थोड़ा पेचीदा हो जाता है। ये प्रक्रिया उतनी सीधी नहीं है जितनी लगती है। सोचिए, फैक्ट्री जो भी सामान बना रही है, उसका ज्यादातर हिस्सा तुरंत वापस मशीन चलाने में ही लगा दिया जा रहा है। होता ये है कि बनने वाले हर 6 शुगर मॉलिक्यूल्स में से 5 को वापस रिसाइकल करना पड़ता है, सिर्फ इसलिए ताकि साइकिल चलती रहे। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि पौधे को कोई असली फायदा, कोई नेट प्रॉफिट कमाने के लिए इस पूरी साइकिल को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि पूरे 3 बार घुमाना पड़ता है।
और उन 3 चक्करों के बाद पौधे के हाथ में जो असली मुनाफा आता है वो है G3P नाम का सिर्फ एक छोटा सा 3 कार्बन वाला शुगर मॉलिक्यूल। बस यही है इस पूरी प्रक्रिया का असली और सबसे काम का प्रोडक्ट। और ये G3P मॉलिक्यूल ही असली खजाना है। ये एक मास्टर बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है। ये चाहे तो ग्लूकोज में बदल सकता है या फिर पौधे की जरूरत के हिसाब से एनर्जी स्टोर करने के लिए स्टार्च बन सकता है या फिर पौधे को मजबूती देने वाला सेल्यूलोज बनाने में काम आ सकता है। वही सेल्यूलोज जिससे लकड़ी इतनी मजबूत होती है। तो याद रखिए, ग्लूकोज नहीं बल्कि G3P वो असल बिल्डिंग ब्लॉक है जिससे पौधा अपने लिए जरूरी हर तरह का कार्बोहाइड्रेट बनाता है। अब कहानी में एक मजेदार मोड़ आता है। याद है हमारा हीरो रुबिस्को? मैंने कहा था ना कि उसमें एक कमजोरी है, तो पता चलता है कि उसमें एक बहुत बड़ी खामी है। एक ऐसी आदत है जिससे वो कभी-कभी बहुत बड़ी गड़बड़ कर देता है और पूरी प्रक्रिया को बिगाड़ सकता है। इस महंगी गलती का एक नाम है फोटो रेस्पिरेशन। ये तब होता है जब रुबिस्को, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड पकड़ना था, वो गलती से ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। और ये प्रक्रिया सिर्फ बेकार ही नहीं है बल्कि पौधे के लिए नुकसानदायक भी है। ऐसा अक्सर तब होता है जब मौसम बहुत गर्म होता है। इसको ऐसे समझिए, एक अच्छे दिन पर रुबिस्को CO2 को पकड़ता है और पौधा खुशी खुशी अपनी शुगर बनाता है। लेकिन एक बुरे दिन पर वो गलती से ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, और जब ऐसा होता है तो पौधा न सिर्फ अपनी कीमती एनर्जी बर्बाद करता है बल्कि जिस कार्बन को उसने इतनी मेहनत से पकड़ा था उसे भी CO2 बनाकर वापस हवा में छोड़ देता है। मतलब 1 कदम आगे और 2 कदम पीछे, बिल्कुल वैसा ही हिसाब है। और ये बात एक बहुत बड़े विरोधाभास को सामने लाती है। सोचे, वो प्रक्रिया जो हमारी धरती पर लगभग हर जीव को खाना खिलाती है, वो एक ऐसे एंजाइम पर निर्भर है जो इतना अकुशल है, जो अक्सर गलतियां करता है। ये प्रकृति के काम करने का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कोई चीज बेहद जरूरी हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो परफेक्ट भी हो। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर धरती पर सबसे जरूरी एंजाइम्स में से एक में इतनी बड़ी खामी है, तो ये हमें एवोल्यूशन यानी विकास की प्रक्रिया के बारे में क्या बताता है? शायद यही कि एवोल्यूशन परफेक्शन के लिए काम नहीं करता, वो बस काम चलाओ या गुड इनफ चीजें बनाता है। एक ऐसा ख्याल जो वाकई में सोचने पर मजबूर करता है। Subscribe and join our community of science lovers.